ओके, सो रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट है और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो जावा क्यों इवॉल्व हुई? क्या सभी को वॉइस आ रहा है मेरा? बेटा, जिनको वॉइस नहीं आ रहा है वो ध्यान से सुने। आपकी इंटरनेट सेटिंग्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत लोगों को वॉइस आ रहा है, एक हाथ दो लोगों को वॉइस नहीं आ रहा है। तो अपने इंटरनेट सेटिंग्स को चेक करें। इंटरनेट के कारण ऐसा बीच बीच में हो सकता है। ठीक है, चलिए ओके। तो शुरू करते हैं, जावा को आखिर क्यों बनाया गया। सुनिएगा, एक कहानी है, बहुत आराम से सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आपके लिए भी होंगे और वो क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछूंगा वो आप मुझे बताते जाइएगा। ठीक है, सो लगभग 70s के आसपास की बात है, 1970s की। सो ये जो 70s के आसपास का डोमेन था वो कुछ इस तरीके का डोमेन था कि वहां पर जो पॉपुलर लैंग्वेजेस थी वो थी कोबोल, पास्कल और फोर्ट्रॉन. So there are three languages which is most popular languages in year 1970, that is COBOL, Pascal and Fortran. ठीक है, अब ये जो कोबोल और पास्कल जैसी लैंग्वेज थी, ये कोबोल और पास्कल ये लैंग्वेज फेमस थी ग्राफिक्स एप्लीकेशन बनाने के हिसाब से। ठीक है, सो इस पर आप ग्राफिक्स एप्लीकेशन बहुत अच्छी बना सकते थे, कुछ जनरल काम आप बहुत अच्छे कर सकते थे। वैसे ही ये जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज थी, ये फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बहुत पॉपुलर थी हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से। सो उस टाइम के जितने मैथमेटिक्स परफॉर्म होते थे या जो भी प्रोग्राम इस तरीके से बनाने होते थे जिसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन की जरूरत होती थी, वो हम जनरली कंसीडर करते थे फोर्ट्रॉन के साथ। बट in 1970 there is some problem of versatility. Now what is the meaning of versatility? पहले वो समझें और उसके बाद हम आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। तो बात को ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए आप 1970s के प्रोग्रामर हैं जिसे फोर्ट्रॉन बहुत अच्छे से आती है। अब अगर आपको फोर्ट्रॉन बहुत अच्छे से आती है तो आप जो काम बहुत ईमानदारी से, बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली कर सकते हैं, दैट इज मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग, क्योंकि फोर्ट्रॉन का डोमेन ही वो था। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको ग्राफिक्स में कुछ काम करना है, तो क्या आप मानते हैं कि अगर आपको ग्राफिक्स का काम करना है तो आपको फोर्ट्रॉन के साथ साथ शिफ्ट होना पड़ेगा कोबॉल या पास्कल जैसी किसी लैंग्वेज पर? मतलब अभी तक जो आप सिर्फ फोर्ट्रॉन यूज कर रहे थे, अब आपको शिफ्ट होना होगा कोबॉल या पास्कल पर, उसके बाद ही आप ग्राफिक्स एप्लीकेशन का काम कर पाएंगे। यस और नो? जब तक आपके यस प्रॉपरली नहीं आएंगे आप मुझसे आगे उम्मीद मत कीजिएगा। इस मामले में मैं थोड़ा सा टफ हूं। जब तक आप यस नो नहीं बोलेंगे मैं आगे लिटरली नहीं जाऊंगा। मेरा एग्जाम मत लेना इस जगह कि सर आप चुप हो गए, मैं सही में चुप हो जाऊंगा। ठीक है, इसलिए यस और नो आपको कहना ही है। ओके ओके ओके, वन मोर टाइम, सुनिए ध्यान से। अगर आप 1970s के कोई प्रोग्रामर है जिसे मैथ्स बहुत अच्छे से आती है, या सॉरी जिसे फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, अगर आपको फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है तो जो जो काम आप कर सकते हैं दैट इज मैथमेटिकल ओरिएंटेड काम, कि आप ऐसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं जो मैथ्स का काम बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फोर्ट्रॉन का डोमेन ही वो है। आपको कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है, आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन करना है, कैसे करेंगे? क्योंकि आपको फोर्ट्रॉन आती है, इसलिए आप बहुत इजीली उसे फोर्ट्रॉन में प्रोग्राम बना के कर लेंगे। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आपको एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन पे भी काम करना है, तो क्या फोर्ट्रॉन की हेल्प से आप उतना अच्छा ग्राफिक डेवलप कर पाएंगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि फोर्ट्रॉन का डोमेन वो है ही नहीं। फोर्ट्रॉन इज वेरी गुड इन मैथ्स बट नॉट वेरी गुड इन ग्राफिक्स। अगर उस जमाने की हम बात करें 1970 की, तो उस जमाने में कोबोल और पास्कल वो लैंग्वेज थी जो ग्राफिक्स के लिए यूज की जाती थी। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपको फोर्ट्रॉन से आपका डोमेन शिफ्ट करना पड़ जाता कोबोल या पास्कल पर? फिर आपको कोबोल और पास्कल भी सीखना पड़ता, फिर जाके कहीं आप ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग करते। अब ऐसे ही अगर आपको बोला जाए कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कोई कोड लिखना है, कुछ हार्डवेयर रिलेटेड कोड लिखना है, तो जो हार्डवेयर रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज की जाती थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज से ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड कोड लिख पाते थे। हर काम को करने के लिए एक अलग अलग लैंग्वेज होती थी। इसलिए अगर आप ऐसा वर्सटाइल काम करना चाहते हैं तो वो वर्सटाइल काम करने के लिए आप किसी एक लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं हो सकते। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्सटाइल? समझे बात को। वर्सटाइल का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई एक बंदा है, बहुत बढ़िया गिटार बजाता है, एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा है, डांस भी बहुत अच्छा करता है, लुक्स में भी बहुत गुड है, तो हम क्या कहेंगे? सर्वगुण संपन्न है। वैसे ही ये जो लैंग्वेजेस की बात हो रही है ना, तो हम एक ऐसी लैंग्वेज ढूंढ रहे हैं जो क्या हो? सर्वगुण संपन्न हो, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी बन जाए, मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग भी हो जाए, ग्राफिक्स भी हो जाए, मल्टी टैलेंटेड, बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड एक बंदा चाहिए, मल्टी टैलेंटेड एक लैंग्वेज चाहिए, वर्सटाइल एक लैंग्वेज चाहिए। ऐसे कब तक हम शिफ्ट करते रहेंगे एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज पे?
सो व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ 1970 1970s की बेसिक प्रॉब्लम क्या थी? लेक ऑफ वर्सेटाइलिटी। ऐसी कोई लैंग्वेज अवेलेबल नहीं थी जो सारे काम परफॉर्म कर सके। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए डेनिस रिची ने बनाई थी सी लैंग्वेज। क्योंकि अगर आपको सी थोड़ी बहुत अच्छे से पता हो तो आप जानते ही होंगे सी में हम ग्राफिक्स की भी काम कर सकते हैं। सी में मैट.h नाम की हेडर फाइल ही होती है, मैथमेटिक्स काम भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। और सी में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉइड जैसे सॉफ्टवेयर्स और भी यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम खुद सी में बना हुआ है। तो सी इज versatile language and it can make operating system as well as it can do programming for mathematics as well as it can do the programming for graphics। ठीक, सो 1970 में ये वर्सेटाइलिटी की प्रॉब्लम तो सी ने आके सॉल्व कर दी। अब 1970 से लेके तो 1980 तक सी ने बहुत अच्छा मार्केट किया, कोई फ्लॉ समझ में नहीं आए। बट 1980s में जाके सी में एक फ्लॉ निकल के आया, एक क्या बहुत सारे फ्लॉज निकल के आए, उसे हम करते हैं डिस्कस। द बिगेस्ट फ्लॉ जो सी में था वो था पहला तो सिक्योरिटी इशू। सी सिक्योर नहीं थी, पहला इशू तो ये था। सी किसी भी लहजे से आज भी सिक्योर नहीं है। सी में बना हुआ प्रोग्राम आपके सिस्टम को बहुत हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है। आप ये कह लीजिए वायरसेस की जो जननी है वो भी सी है। सी में ही हम मैक्सिमम वायरस बनाते हैं। ठीक है, सो सी किसी भी रूप में एक सेफ लैंग्वेज नहीं थी, तो जरूरत थी एक ऐसी लैंग्वेज की जो सेफ हो। साथ में अब दूसरा एक बहुत बड़ा जो टॉपिक है या जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो आपको समझना है वो ये है कि सी में जो प्रोजेक्ट बनाए जाते थे वो प्रोजेक्ट एक्सटेंसिबल नहीं होते थे। एक्सटेंसिबल समझ रहे हैं? वो इजी मेंटेनेबल नहीं होते थे, इजी एक्सटेंसिबल नहीं होते थे। क्या मतलब इस चीज का? सुनिए ध्यान से। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब क्या आप ये मानते हैं कि जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं वो कोई एक साधारण प्रोग्राम नहीं होता, वो ऐसा एन प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है? ये मानते हैं आप? मुझे अगर यस नहीं मिले ना तो मैं आगे वैसे भी नहीं जाने वाला हूं। ठीक। सो जो प्रोजेक्ट आपने बनाए वो प्रोजेक्ट एक्चुअली कलेक्शन था बहुत सारे प्रोग्राम्स का। अब अगर मैं आपसे कहूं इस प्रोजेक्ट को आपको अपडेट करना है, तो अगर आप ये कह रहे हैं आपको एक बना हुआ प्रोजेक्ट अपडेट करना है, तो ये जब आप करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपको मेरी बातों पर ब्लाइंड भरोसा करना होगा कि एक बने हुए प्रोजेक्ट को मेंटेन करना, एक बने हुए प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करना, इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाना, इसे अपडेट करना प्रोसीजर ओरिएंटेशन में इतना आसान नहीं होता जितना ये हो जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन को इसीलिए बनाया गया था ताकि जब एक प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाए तो वो प्रोजेक्ट को मेंटेन करना आसान हो। क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाने में जरूर 1 से 2 साल लगते हैं, लेकिन 2 साल के बाद वो प्रोजेक्ट ना 10 सालों तक आपके सिस्टम पे चलता रहता है और 10 साल तक उसे रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता, 10 साल तक उसे मेंटेन किया जाता है। सो मेंटेनेंस फेज इज द बिगेस्ट फेज ऑफ एनी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री। किसी भी प्रोग्रामिंग इंडस्ट्री, किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सबसे बड़ा जो फेज होता है दैट इज द मेंटेनेंस फेज। इसी पर सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज भी कमाई करती है। आपने अगर टीसीएस का नाम सुना हो, कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी का नाम सुना हो, तो इनकी मैक्सिमम अर्निंग जहां से होती है दैट मैक्सिमम अर्निंग इज फ्रॉम द मेंटेनेंस फेज, नॉट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन फेज। कंस्ट्रक्शन तो 1-1.5 साल में खत्म हो जाता है, उसके बाद ये लंबा मेंटेन होता रहता है और वहीं से इनको हमारा मिलता है पैसा। ठीक है, सो ये जो मेंटेनेंस फेज है, ये मेंटेनेंस फेज प्रोसीजर ओरिएंटेशन में उतना आसान नहीं होता है जितना ये आसान होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट महसूस की गई, उस रिक्वायरमेंट के तहत इस सी को इनहेंस कर दिया गया इन अ सी प्लस प्लस। ओके, सो यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, अब दो लोगों के डाउट्स हैं। सो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें, जब मैं आपको कुछ बता रहा हूं और मैं बीच में हूं तो प्लीज इंटरप्ट ना करें। मैं आपको मेरी बात खत्म हो जाने के बाद मौका दूंगा। आपको कोई डाउट है क्या, आप तब पूछ लीजिएगा। संजय और रेशम, आप दोनों ही रुका करिए थोड़ा सा। एक बार जब मेरी बात खत्म हो जाए तो मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब ना किया करें, ठीक है? ओके, दैट्स ओके, कोई बात नहीं। ओके संजय, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जूम से तो आप हायर एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर सकते हैं, सौरभ सर से। वो आपकी ये जितनी भी क्वेरीज है उसे सॉल्व कर देंगे। ठीक, ओके। अब प्लीज क्लास की जो रेगुलरिटी है उसे मत तोड़िएगा। मैं आपको बिल्कुल समय दूंगा कि आप पूछें और फिर मैं आपको बताऊंगा हर चीज। ठीक है, चलिए सुनिए। सो
मैंने आपसे ये कहा कि 1980s में जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ये था कि एक तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद मेंटेनेंस फेज में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, दूसरा सी सिक्योर नहीं थी। इसी चीज को रिमूव करने के लिए, सिक्योरिटी लाने के लिए और प्रोजेक्ट मेंटेनेंस को इजी बनाने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट को। और वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आया था, उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से बनाई गई थी C++ लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है लखन, स्पीड थोड़ी सी कम करते हैं। वैसे आप कहानी सुन रहे हैं, इसलिए कहानी सुनने में कैसी स्पीड होती है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं स्पीड कम करता हूँ। ओके, सो 1980s में C++ बन के तैयार हो गई। C++ बनने के बाद ये भी 1990s तक बहुत अच्छी चली, बट 1990s में इसके अंदर भी फिर फ्लॉज आ गए। अब क्या फ्लॉज आए वो देखिएगा। ये क्लियर है इतना? इधर किसी को डाउट है क्या? ओके, चलिए। अब जो फ्लॉज आए थे, वही फ्लॉज वो रीजन थे जिसके कारण हमने बनाई है जावा लैंग्वेज। अब जावा लैंग्वेज के बनाने का मेन रीजन रहा था वो फ्लॉज जो 1990s में आए थे। सो द फर्स्ट फ्लॉ इज, एक ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जो नेटवर्क पर चलने वाले प्रोग्राम बना सके। अभी भले चाहे C++ बहुत ज्यादा इनहेंस हो गई है, अगर आपने 2020 का C++ एडिशन देखा हो तो उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन और बहुत सारी चीजें आ गई है। लेकिन जब हम 90s की बात कर रहे हैं तो 90s में हमारी C++ इस कैपेबल नहीं थी कि वो नेटवर्क रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग कर सके या ऐसे कोई प्रोग्राम बना सके जो नेटवर्क पर चलते हैं। ठीक है, और दूसरी जो प्रॉब्लम थी उस टाइम पे, दैट सेकेंड प्रॉब्लम इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। Now this is the worst problem of the 1990s. ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी ही मेन रीजन रहा था जिसने जावा को इवॉल्व करवाया था। अब हमें समझना है कि ये नेटवर्क वाली प्रॉब्लम क्या थी और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी क्या होती है। ठीक है, चलिए। अब ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इंटरप्ट मत कीजिएगा बीच में। मैं आपको पूरा मौका दूंगा कि आप कुछ पूछ सकें, उसके बाद ही आप चीजों को पूछिएगा। इंटरप्ट हो जाते हैं तो फ्लो रुक जाता है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए। और लखन, अब आप जावा पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएं, नहीं तो ऐसे तो ना मैनेज ही नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी है ना? ठीक, चलिए सुने आप। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क रिलेटेड प्रोग्रामिंग। नेटवर्क रिलेटेड प्रोग्रामिंग का सिंपल सा मतलब है कि हम ऐसे प्रोग्राम्स बना सके जो नेटवर्क पर चले। आज की दुनिया में मुझे इस बात को समझाने की आपको कतई जरूरत नहीं है, आप लोग इस मामले में बहुत स्मार्ट है। आपको पता है कि नेटवर्क पर चलने वाले एप्लीकेशन कैसे होते हैं। आप दिन भर मोबाइल चलाते हैं, आप दिन भर पढ़ाई करते हैं यूट्यूब पर। सो ये जितना सब कुछ है, ये सब नेटवर्क रिलेटेड प्रोग्राम्स के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। तो 1990s में जहां पर नेटवर्क ग्रो करने लगा था, बट ऐसी लैंग्वेज का अभाव था जिसके कारण हम ऐसे प्रोग्राम्स को बना सके जो नेटवर्क पर चले। सो C++ में वो कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ऐसे प्रोग्राम्स बना सके जो नेटवर्क के ऊपर रन हो। इसलिए एक ऐसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी जो ऐसे प्रोग्राम्स थे जो नेटवर्क के ऊपर परफॉर्म ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इतना ज्यादा टिपिकल नहीं था, वो तो हमें समझ में आ भी गया होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब देखें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। सो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी को डिस्कस करने से पहले आप एक बार ना आपके दिमाग में वो जो सी में प्रोग्राम बनाना, उसे कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना, उसे एक बार रिकॉल कर लें। इट विल टेक ऐसा आपको 15 सेकंड लगेंगे, बस दिमाग में वो चीज़ एक बार सोच लें कि सी में प्रोग्राम कैसे बनता था, कैसे एग्जीक्यूट होता था, कैसे कंपाइल होता था, जितनी भी प्रोसेस है एक बार उसे अपने दिमाग में रिकॉल कर लें। ठीक, अब सुने प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो समझें कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। तो सुनिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू, इसके कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज द प्लेटफॉर्म? अ प्लेटफॉर्म इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू। इज इट क्लियर? ओके, सो सपोज आई हैव विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैंने एक इंटेल का सीपीयू यूज किया हुआ है।
सो दिस आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज अ प्लेटफॉर्म। इसी तरीके से सपोज मेरे पास एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने एक बार फिर इंटेल सीपीयू को यूज किया है, सो नाउ दिस इज अगेन अनदर प्लेटफॉर्म। सो दिस इज वन प्लेटफॉर्म एंड दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म। ये दोनों प्लेटफॉर्म सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। अब मॉडर्न डे में जो प्लेटफॉर्म की डेफिनेशन है वो सुनिए। ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है ये क्लासिक डेफिनेशन है। क्लासिक डेफिनेशन समझते हैं ना, पुराने जमाने की। आज के टाइम पे हम ये कहते हैं कि जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हम प्लेटफॉर्म मान लेते हैं। ध्यान से समझना बात को क्या कह रहा हूँ। जो उसकी क्लासिक डेफिनेशन है, जो बुकिश डेफिनेशन है, वो ये है जो मैंने आपको बताई है। और जो आपकी प्लेटफॉर्म की अभी के टाइम पे जो मायने हैं, जो अभी करंट हम 2021 में जो सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म का मीनिंग निकलता है वो हम मानते हैं कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को ही प्लेटफॉर्म कहा जाता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हाँ, अब ऐसा क्यों? पहले ऐसा क्यों था कि यहाँ पे सीपीयू भी कंबाइन कर देते थे। अब ऐसा क्यों है कि सीपीयू नहीं कंबाइन करो तो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है? तो सुनिए रीजन। इसका रीजन ये है कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इतना स्मार्ट बनाया जाता है कि वो खुद देख लेते हैं कि नीचे नीचे मतलब अंडरलाइन ये अंडरलाइन सीपीयू कौन सा है, और उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। क्लियर? अब पहले जैसा नहीं है कि इसको ये बताना पड़ेगा कि नीचे इंटेल है या एएमडी प्रोसेसर है या कोई और है। अब जो सिचुएशन है वो इस तरीके की है कि इतने स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं कि वो खुद इस तरीके से डिजाइन कर लिए गए हैं कि उन्हें पता है कि उनका अंडरलाइंग सीपीयू कौन सा रखा गया है। वो खुद जज कर लेते हैं, वो खुद चीजों को उस हिसाब से सेट कर लेते हैं। तो हमारे लिए एज अ प्रोग्रामर के लिए एक प्लेटफॉर्म का मीनिंग आज के जमाने में या इस 2021 में होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर आप मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं तो हम तीन मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज द विंडोज, सेकंड वन इज द लिनक्स, थर्ड वन इज व्हाट? मैकिन्टोश। So there is one more operating system, Macintosh operating system designed by the Apple company. So ये तीन प्लेटफॉर्म्स बहुत फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा एक सोलरिस का ऑपरेटिंग सिस्टम और आता है जो उतना फेमस नहीं है, बीच में हुआ था बट अभी नहीं है। ठीक है, वैसे ही एक बार बीच में गूगल ने भी क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की भी कोशिश की थी। ठीक है, वो क्रोम भी उतना सफल नहीं हो पाया। ये बहुत पहले की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 2010-2012 के आसपास की बात है कि क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उस लेवल पे सक्सेस नहीं हो पाया जिस लेवल पे वो लोग सोच रहे थे। सो उबंटू इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम, बट हम ये बोलते हैं कि वो लिनक्स फैमिली से ही बिलोंग करता है। यूनिक्स, लिनक्स, उबंटू ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। वैसे अगर मैं बोलूँ विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8 ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और वैसे अगर मैं आपसे मैक के वर्जन्स को डिस्कस करूं तो वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, चलिए। सो हमें ये तो समझ में आ गया कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। अब समझे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक, सो कैन आई क्लियर दिस थिंग? ओके, चलिए अब समझें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। सुने, हर प्लेटफॉर्म जब एक एप्लीकेशन को रन करता है, या ये कह लीजिए हर प्लेटफॉर्म जब प्रोग्राम को रन करता है, तो वो प्रोग्राम उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही वो रन कर पाता है या एग्जीक्यूट कर पाता है जिस फॉर्मेट को वो सपोर्ट करता है। ठीक, या ये कह लीजिए, इसे थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में कन्वर्ट करते हैं कि भले चाहे हर कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी समझता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हर कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी समझता है, लेकिन हर कंप्यूटर सिस्टम के बाइनरी समझने के तरीके में भी अंतर होता है। ये बात आप पहली बार सुन रहे हैं, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ये बात आज तक आप लोगों ने नहीं सुनी थी। आज तक आपको सिर्फ ये पता था कि कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी समझता है। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी भी समझता है ना, तो उसके बाइनरी समझने के तरीके में भी अंतर होता है। अब ये एकदम नया कंसेप्ट है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। सुनिए बात को ध्यान से। आपका सीपीयू अगर देखा जाए ना, तो एक्चुअली बाइनरी नहीं समझता। बाइनरी से एक लेवल अप आता है, जिसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन, जो हम बनाते हैं असेंबली लैंग्वेज के थ्रू। मतलब जो आप कहते हैं A+B, ये है एक तरीके की एक्सप्रेशन। और आपका सीपीयू या आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म मतलब सीपीयू प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉम्बिनेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम ये कह रहे हैं आपका प्लेटफॉर्म या आपका सीपीयू या आपकी मशीन जिस अंदाज में इस A+B को समझता है ना, वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ आता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट ऐड।
अच्छा, इसको जरा ट्रांसलेट तो करें। व्हाट इज द ए को हम क्या बोलेंगे? ए को हम बोलेंगे ऑपरेंड। इस प्लस को क्या बोलेंगे? प्लस को हम बोलेंगे ऑपरेटर। देन बी को हम क्या बोलेंगे? बी इज अगेन ऑपरेंड। सो देयर इज ऑपरेंड, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। अब ये तो है एक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को सीपीयू कैसे सॉल्व करता है? सीपीयू सॉल्व करता है इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कैसे होता है? ये कहानी आएगी कंपाइलर से कि कंपाइलर इसको बदलेगा। बट अभी उसके लिए रुकिए, अभी हम समझते हैं कि सीपीयू क्या समझता है। तो हम ये बोल रहे थे सीपीयू इंस्ट्रक्शन समझता है। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शन ये होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो इंस्ट्रक्शन में आपका ये ऑपरेटर बदल जाता है एक निमोनिक में। इसे क्या कहेंगे हम? निमोनिक। ठीक है। सो आपका ऑपरेटर बदल जाता है एक निमोनिक में, और इसके बाद हम लिखते हैं वो रिसोर्स जिन्हें हमें करना होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट या जो भी, मतलब जिन पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, दैट आर द बेसिकली ऑपरेंड्स या रिसोर्स। तो मैंने कहा ऐड ए बी। ओके, चलिए अब मान लीजिए अगर इसी चीज को मैं बदल के ऐसे कर दूं, c इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो हम कहेंगे ऐड ए बी सी। अब इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब निकलता है कि ये दो ऑपरेंड्स हैं, दैट इज द ऑपरेंड 1, दैट इज द ऑपरेंड 2 एंड दैट इज द रिजल्ट। आप क्या करें? आप ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 को उठाएं, इन्हें ऑपरेशन परफॉर्म करें इन पर, और जो इसका रिजल्ट आता है उसे कहाँ सेव कर दें? ये रिजल्ट वाले वेरिएबल में। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? हाँ, दैट इज द असेंबली लैंग्वेज। और यही तो आपका सीपीयू समझता है, इंस्ट्रक्शन सेट से तो समझता है। बाइनरी तो उसके नीचे का लेवल होता है। ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट आपका बाइनरी में चेंज हो जाएंगी चीजें। वही तो मैं आपसे कह रहा था, ये चीज आज आप पहली बार देख रहे हैं। आज तक आपको यही पता था कि चीजें डायरेक्ट बाइनरी में बदल जाती है। बट अगर वो बाइनरी में नहीं बदलती हैं तो वो कैसे सॉल्व होती हैं? रुको दिशा, बता रहा हूँ, सुनिए। अब आगे सुनिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, ये विंडोज का इंस्ट्रक्शन सेट है। मतलब विंडोज आर्किटेक्चर कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट करता है। ठीक। बट जरूरी नहीं है कि लिनक्स भी ऐसा ही इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट करे। मतलब वो आपके ए प्लस बी को इस तरीके से भी देख सकता है कि वो बोलेगा निमोनिक तो ऐड ही रखेंगे, बट पहली प्लेस पे मैं ऑपरेंड नहीं रखूंगा, पहली प्लेस पे मैं रखूंगा रिजल्ट, दूसरी प्लेस पे मैं रखूंगा ऑपरेंड 1 और तीसरी प्लेस पे मैं रखूंगा ऑपरेंड 2। तो ये कैसे सॉल्व होगा? ये बन जाएगा ऐड, यहां आ जाएगा सी, यहां आ जाएगा ए, यहां आ जाएगा बी। सो नाउ अब आप मुझे एक बात बताएं, क्या ये दोनों इंस्ट्रक्शन सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। काम सेम कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। भाई दिखने में क्या वो इंस्ट्रक्शन सेम है या अलग अलग है? दिखने में वो इंस्ट्रक्शन अलग अलग है। पर क्या पर क्या वो एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं? यस, वो एक ही काम परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक। अब आप मुझे बताएं, अब आप सिंपल सी बात मुझे बताएं, अगर अगर इस पर्टिकुलर लाइन को किसी तरीके से कन्वर्ट करके इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट में बदला गया है। ध्यान से सुनिएगा। अगर इस पर्टिकुलर लाइन को किसी तरीके से बदल कर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सेट में बदल दिया गया है, तो क्या आपको लगता है ये इंस्ट्रक्शन सेट जिस फाइल में होगा वो फाइल हमारे इस लिनक्स पर चल जाएगी? क्या आपको लगता है ये फाइल इस लिनक्स पर चल जाएगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? सिंपल सी बात है, इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट ही अलग है। इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अलग है, इसका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अलग है। तो अगर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट अलग है तो कैसे आपकी ये फाइल इस दूसरे सिस्टम पर चल पाएगी? ठीक, चलिए। अब ये तो हुई बहुत गहरी टेक्निकल बात, इसको मैं थोड़ा सा आसान करता हूँ। अब ये आसान बात उन लोगों के लिए जिनको ये इतना गहरा समझ में ना आया हो। जिनको आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आया वो इसे और आसान भाषा में समझें। मुझे बताएं, जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, बिल्कुल दैट्स व्हाई विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर डिफरेंट। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। अब वो आप गहरी बात तो समझ गए, ऊपरी बात और समझें। ठीक, सुनिएगा। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं तो जो फाइल एग्जीक्यूट होती है उसका एक्सटेंशन क्या बनता है? उसका एक्सटेंशन बनता है डॉट ई एक्स ई। क्या ये डॉट ई एक्स ई उठाकर अगर मैं लिनक्स पे चला दूं तो चल जाएगी? नहीं ना। क्या अंतर है इन दोनों में? इन दोनों में वही अंतर है जो अभी मैंने आपको समझाया था। वो उसके इंटरनल की बात है। अब ऊपरी बात में मैं आपसे ये बोलूंगा, विंडोज पे जो एग्जीक्यूटेबल होती है वो डॉट ई होती है, लिनक्स पे जो एग्जीक्यूटेबल होती है वो डॉट बिन होती है। मतलब यहाँ पे डॉट ई फाइल नहीं चलेगी। कहाँ पर? लिनक्स में। यहाँ क्या चलेगी? यहाँ पर डॉट बिन चलेगी।
यही अगर मैं बोलूं मुझे मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना है, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे .exe चलेगी? नहीं चलेगी। क्या चलेगी यहाँ पर? यहाँ पर चलेगी या तो .app या तो चलेगी mac-o। ये इसके फॉर्मेट है, तो या तो mac-o फॉर्मेट की फाइल हो या तो .app फाइल हो, तो वो मैक पे चलेगी। अब मुझे बताएं, अगर मैं इस .exe को विंडोज आर्किटेक्चर से उठा लूं और विंडोज आर्किटेक्चर से उठा के लिनक्स पर चलाने की कोशिश करूं तो क्या चल जाएगी? नहीं। क्या इसे विंडोज से उठाकर मैकेंटोश पे चलाने की कोशिश करूं तो चल जाएगी? नहीं। दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी। आई बात समझ में? क्लियर है? इज इट क्लियर? अगर मैं .exe फाइल को किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाने की कोशिश करूंगा तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि इन लोगों के इंस्ट्रक्शन सेट्स अलग अलग हैं और इनके इंस्ट्रक्शन सेट अलग होने के कारण फाइलें आपस में कंपेटेबल नहीं होती हैं। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा जरा चीजों को ध्यान से समझें, ठीक? उसके बाद चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब जरा आपके सी के नॉलेज को टेस्ट करते हैं। फटाफट आंसर दीजिएगा। वो जो सी में आप फाइल बनाते हैं ना, अगर आपने टर्बो यूज किया होगा तो वो नीली स्क्रीन पे बनती है, अगर कोड ब्लॉक यूज किया होगा तो व्हाइट स्क्रीन पे बनती है, अगर VS कोड यूज किया होगा तो ब्लैक भी हो सकती है, व्हाइट भी हो सकती है, जो भी आप बैकग्राउंड रखना चाहें, ठीक है? वो जो भी आप लिखते हैं जिसको आप एक्सटेंशन देते हैं .c या .cpp, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, सी की भी और C++ की भी। अगर आप कोई C या C++ की फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन आप देते हैं .c या .cpp, उसको मैं बोलता क्या हूं? वो कौन सी फाइल होती है, या उसके अंदर लिखा गया कोड कौन सा कोड होता है? सोर्स फाइल। बहुत बढ़िया, दैट इज द सोर्स कोड। तो एक प्रोग्रामर क्या लिखता है सी में या C++ में? एक प्रोग्रामर लिखता है सोर्स कोड। अब बताइए, इस सोर्स कोड को सबसे पहले कौन पढ़ता है? अगर मैं उस प्रोसेस को इनिशिएट करने की बात करता हूं जहां पर मैं इसे रन करने जा रहा हूं, अगर मैं इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को रन करने जा रहा हूं तो मेरा पहला प्रोसेस क्या होना चाहिए, और उस पहले प्रोसेस में इस पर्टिकुलर सोर्स कोड वाली फाइल को कौन पढ़ेगा? कंपाइलर। ओके, एक बार फिर से सोचें, इसे सबसे पहले कौन पढ़ता है? कंपाइलर से भी पहले क्या कोई है जो इसे पढ़ता है? लिंकर तो बाद में आता है, बाद में आता है लिंकर। इंटर ओके, बहुत बढ़िया। प्री प्रोसेसर। कंपाइलर से भी पहले जो इस कोड को पढ़ता है दैट इज द प्री प्रोसेसर। मतलब सोर्स कोड सबसे पहले पढ़ा जाता है प्री प्रोसेसर के थ्रू, और प्री प्रोसेसर इस सोर्स कोड को किस में बदलता है, बता सकते हैं आप? .exe नहीं बेटा, .exe तो बहुत पीछे, .obj भी नहीं, .obj भी नहीं। असेंबली तो बहुत लंबी बात हो गई। सोर्स कोड को प्री प्रोसेसर ने पढ़ा और प्री प्रोसेसर ने पढ़ के इसे किस में बदल दिया? इसे बदल दिया उसने एक्सपैंडेड सोर्स कोड में। आप बहुत आगे पहुंच गए हैं अभी, सुनिए जरा ध्यान से। एक्सपैंडेड सोर्स कोड, ठीक? सुनिए, एक्सपैंडेड सोर्स कोड क्यों बोल रहा हूं मैं, मुझे बताइए। आपका जो प्री प्रोसेसर होता है वो हेडर फाइल के अलावा कुछ और पढ़ता है? आपका प्री प्रोसेसर हेडर फाइल्स के अलावा कुछ और पढ़ता है? नहीं। तो जरा देखें, ये आपकी दो हेडर फाइल्स लगाई आपने, इसके बाद आपका कोड था, ठीक है? अब आप ये मानते हैं ना कि जब आपका प्री प्रोसेसर इस पर्टिकुलर कोड को, पूरे कोड को जब पढ़ लेगा तो वो सिर्फ इन दो लाइंस को पढ़ेगा जिसमें हैश लिखा हुआ है, और इन हैश लाइंस को पढ़ने के बाद वो क्या करता है? इन हेडर फाइल के कंटेंट को आपके कोड में पेस्ट कर देता है। यही ना? यही ना? हाँ। तो आपके कोड की लेंथ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो आपकी कोड लेंथ बढ़ेगी ना। सो ये दो लाइनें एक्चुअली बदल जाएंगी शायद 10 लाइनों में, और नीचे का कोड तो उसने टच ही नहीं किया। तो ये अभी भी सोर्स कोड जैसा ही है, लेकिन पहले से क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। इसलिए हम उसे क्या कह रहे हैं? एक्सपैंडेड सोर्स कोड। सो सबसे पहले आपके सोर्स कोड को पढ़ता है प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर जनरेट करता है एक्सपैंडेड सोर्स कोड। इसका कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, इसे किसी भी तरीके से सेव नहीं किया जाता है, ये बस इंटरमीडिएटली बना के रख दिया जाता है, ठीक है? बट हम उसे जो कहते हैं, नाम देते हैं, दैट इज द एक्सपैंडेड सोर्स कोड। क्लियर? आई बात समझ में? ओके। अब इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड को कौन पढ़ता है? अब इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड को पढ़ता है कंपाइलर, और कंपाइलर इस एक्सपैंडेड सोर्स कोड का बनाता है .obj फाइल। अंडरस्टूड? और ये .obj फाइल साथ में फिर एक लिंकर यूज होता है,
एक लिंकर यूज होता है, जो लिंकर कुछ फाइलों को इसमें अटैच करता है और फिर इसे कन्वर्ट कर देता है .exe में। आई बात समझ में? यही कंसेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है। यस। अब जरा बात को समझें। जब आपने सी डाउनलोड की थी आपके सिस्टम पे, ठीक है, तो आपसे ना शुरू में ही आपने गूगल से बोला था सी फॉर विंडोज। जब आप लिख रहे थे ना, तब आपने शायद से MinGW कंपाइलर यूज किया हो या GCC यूज किया हो या जो भी यूज किया हो, XYZ जो भी कंपाइलर आपने यूज किया, आपने ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि कंपाइलर फॉर विंडोज, या आपने बोला था GCC फॉर विंडोज, या आपने बोला था MinGW फॉर विंडोज। MinGW बेसिकली विंडोज के लिए ही आता है। जो भी आपने कंपाइलर डाउनलोड किया था वो आपने ये बोलकर डाउनलोड किया था कि ये विंडोज के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? ये कंपाइलर पहले से जानता है कि मैं विंडोज के लिए हूं, है ना? ओके। अब अगर ये कंपाइलर पहले से विंडोज के लिए है, तो ये जिस तरीके की ऑब्जेक्ट फाइल बना रहा है वो भी किसके लिए बनाएगा? अब ये जो कंपाइलर जिस तरीके की ऑब्जेक्ट फाइल बना रहा है वो भी किसके लिए बनाएगा? विंडोज के लिए बनाएगा, क्योंकि वो कंपाइलर जानता है कि मैं विंडोज के लिए हूं, तो मुझे वो आर्किटेक्चर फॉलो करना है, वो इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो करने हैं जो विंडोज सपोर्ट करता है। इसलिए वो जिस तरीके से कन्वर्जन करता है, वो कन्वर्जन ऑलरेडी वो विंडोज के हिसाब से ही परफॉर्म कर देता है। अब आप बताएं कि ये जो कन्वर्टेड फाइल है, इसमें लिंकर के थ्रू कुछ चीजें ऐड होने के बाद जब EXE बन जाएगी, तो क्या ये EXE दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपने ये जो ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है, ये ऑब्जेक्ट फाइल कंपाइलर ने बनाई ही इस तरीके से थी कि वो सिर्फ विंडोज के लिए काम करेगी। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ओके। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या है। अब यहां से बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। मान लीजिए आप 1990s के बहुत बड़े डेवलपर हैं, ठीक है, बहुत सारा काम होता है आपके पास, ठीक। अब आपके पास बहुत सारा काम है, आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला। ये डायग्राम क्लियर है? सो कैन आई रिमूव इट? ओके, सुने, आप कहानी सुनेगा ध्यान से और सॉल्यूशन भी दीजिएगा आप ही कहानी का, ठीक है। एक प्रॉब्लम है कहानी में, उस कहानी को सुनकर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा मेरी। सुने, आप 1990s के बहुत बड़े डेवलपर हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, ठीक है। अब आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक। वो क्लाइंट आकर आपसे बोलता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट की जरूरत है, मुझे ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको बना कर देना है। तो आपका पहला क्वेश्चन उस पर्टिकुलर क्लाइंट से क्या होगा? आपका पहला क्वेश्चन उस क्लाइंट से होगा कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप लिनक्स या उबंटू यूज करते हैं, किसी को उबंटू से बहुत ज्यादा लगाव है तो मैं उबंटू का नाम ले लेता हूं, कि अगर आप उबंटू यूज करते हैं या आप लिनक्स यूज करते हैं या आप मैकेंटोश यूज करते हैं, पहले तो ये पूछिए, क्योंकि जो वो यूज करता है उसी हिसाब से फाइनल डिलीवरेबल उसे डिलीवर करना पड़ेगा। फाइनल डिलीवरेबल समझ रहे हैं ना? वो चीज जो प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगी, वो फाइल जो जिस पर आप ऐसा डबल क्लिक करेंगे और वो लॉन्च हो जाएगी, दैट इज द फाइनल डिलीवरेबल। तो ये फाइनल डिलीवरेबल आपको उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जो प्लेटफॉर्म आपका क्लाइंट यूज करता है। अगर आपका क्लाइंट यूज करता है लिनक्स और आप यूज करते हैं विंडोज, तो विंडोज की बनाई हुआ डिलीवरेबल लिनक्स पर नहीं चलेगा। ये बात आप मानते हैं? ये बात आप मानते हैं? यस। अब मुझे बताएं, तो आपने उससे पूछ भी लिया कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, उसने बोला मैं विंडोज यूज करता हूं, तो आप हंसी खुशी तैयार हो गए, बोले मैं भी विंडोज ही यूज करता हूं। ओके, आपको मिल जाएगा आपका प्रोजेक्ट। तो आपने ये विंडोज आर्किटेक्चर पे काम करना शुरू किया और काम करते 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 अब लंबा प्रोजेक्ट था, बीच में आपके पास एक और क्लाइंट आ गया। अब ये जो एक और क्लाइंट आपके पास आ गया है, तो ये इसकी भी सेम रिक्वायरमेंट है कि आपसे एक प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करते हैं? इस बंदे ने बोला मैं तो मैकेंटोश यूज करता हूँ। अब आप क्या करेंगे? आपके सेकंड कंप्यूटर खरीदेंगे जिस पे आप मैकेंटोश को इंस्टॉल करेंगे? इज इट द थिंग? या आप दूसरा कंप्यूटर सिस्टम खरीदेंगे जिस पे आप मैकेंटोश को इंस्टॉल करेंगे? नहीं, ये तो महंगा काम हो जाएगा। क्या आप इस विंडोज को बदल देंगे मैकेंटोश में? क्या आप इस विंडोज को बदल देंगे मैकेंटोश में? नहीं, ये भी काम नहीं करेंगे हम। ओके। अब क्या आप ऐसे ही अगर थर्ड आपके पास आ जाए, रुकिए रुकिए रुकिए, वर्चुअल मशीन यूज, रुकिए। अगर ऐसे ही थर्ड आपके पास आ जाए और वो आपसे बोले कि विंडोज, मैकेंटोश और मैं लिनक्स वाला, तो क्या अब आप फिर से इस विंडोज, मैकेंटोश और लिनक्स को यूज चेंज करते रहेंगे, चीजों में एनवायरमेंट बदलते रहेंगे? नहीं। ठीक है, अच्छा। अब जो भी
जो भी आप बोल रहे हैं डुअल बूट और ये सब कुछ, ये सारी चीजें, ठीक है, प्रोफेशनलिज्म में सारी चीजें नहीं होती है। एक बात याद रखिएगा, सर्वर इस तरीके से डिजाइन नहीं करते हैं, है ना। मैंने आपको एक चीज और बताई थी, जावा जिस तरीके से एक और काम करती है वो नेटवर्क ओरिएंटेड होती है, ठीक। सो अगर आप इन टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ऐसी रेपिटेटेड होती है ना। इस तरीके से ये जो काम होता है सब जुगाड़ वाला काम है, आप समझते हैं सारी चीजें। 8 GB रैम को शेयर कर लिया, वर्चुअल बूट बना लिया, बहुत सारी चीजें आपने कर ली, ठीक है। बट इसको ना हम अगर ऑफिशियल भाषा में कहें ना, तो ये आप सही नहीं कर रहे हैं। ये इवन तो जो वीपीएन आप यूज करते हैं ना, तो वीपीएन भी ऐसे तो क्राइम नहीं है वीपीएन को यूज करना, समझते ही होंगे वीपीएन आप लोग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। सो वीपीएन को यूज करना भी क्राइम नहीं है, बट आप जानते हैं कि उसे यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि वो क्राइम है, बट फिर भी वो सिर्फ एक जुगाड़ का काम है जिसमें आप नेटवर्क का आईपी बदलने लगते हैं, सही है। प्रोफेशनली ऐसे काम नहीं होता, बड़ी कंपनियां ऐसे काम नहीं करती कि एक ही सिस्टम पे कुछ और चल रहा है, एक ही सिस्टम पे कुछ और चल रहा है। प्रोफेशनल कंपनियां एक सिस्टमेटिक रूटीन वाइज बहुत ज्यादा रेपुटेटेड वे में काम करती है, ठीक। तो ये जितने सॉल्यूशन है ये एक प्रोग्रामर के लिए ठीक है, एक बच्चे के सीखने के लिए ठीक है, बट एक रेपुटेटेड कंपनी के लिए कतई ठीक नहीं है। उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, उनकी अपनी कंडीशन होती है जिनको उन्हें फॉलो करना होता है, ठीक। समझ पा रहे हैं बात। सो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशनलिज्म एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर स्टूडेंट लाइफ। क्लियर है बात? इज इट क्लियर? चलिए, तो अब समझे उस टाइम पे क्या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करना है, ठीक। अब हम जहां तक पहुंच चुके थे, हमारे पास अब 3 क्लाइंट्स हैं। अब इन 3 क्लाइंट्स में एक के पास है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एक के पास है मैकेंटोश, एक के पास है लिनक्स। और अब ये जो तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम वाले आपसे एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं, तो अब आपको ये मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बिना बदले, आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बिना बदले कैसे इन तीनों क्लाइंट्स को आपका डिलीवरेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। सॉरी, आप कैसे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना बदले इन सभी को आपका फाइनल डिलीवरेबल प्रोवाइड कर सकते हैं। ऊप्स से क्या हो जाएगा बेटा? ऊप्स में ऐसा कोई कंसेप्ट थोड़ी ना है। बहुत सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं आपसे, बहुत सिंपल सी। आपको सिर्फ सिंपल सा लॉजिक लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ओके, मैं बता देता हूँ जो सिंपल सा लॉजिक है, जो एकदम वर्स्ट आइडिया है। नहीं नहीं, एकदम वर्स्ट सा आइडिया है, लेकिन फिर भी अगर आप बोल रहे हो कि आप विंडोज पे डिफरेंट कंपाइलर ले लोगे, तो कैसे ले लोगे? क्योंकि कंपाइलर तो विंडोज के हिसाब से डाउनलोड करना पड़ता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक जीसीसी लिनक्स वाला कंपाइलर मैं मेरे इस पर्टिकुलर विंडोज पे चला लूंगा, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया निधि, बहुत बढ़िया। निधि ने जवाब दिया है सिर्फ सोर्स फाइल दे देंगे। सही बात है। आप क्या करिए, आप सोर्स कोड बनाइए और सोर्स कोड आप दे दीजिए किसको? आपके क्लाइंट को। मतलब मैंने यहाँ पर एक सोर्स कोड बनाया। अब ये तो विंडोज वाला था, तो इसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, इसको तो मैंने EXE सप्लाई कर दी क्योंकि ये तो विंडोज वाला ही था। बट ये मैकेंटोश वाले को मैंने सीधे सोर्स कोड दे दिया और ये लिनक्स वाले को भी मैंने सीधे सोर्स कोड दे दिया। बट आपको ऐसा नहीं लगता? अच्छा, अब अगर सोर्स कोड दे दिया तो आगे की प्रोसेस कैसे होगी? आगे की प्रोसेस ये होगी कि इस पर्टिकुलर मशीन पर सोर्स कोड को बदल दिया जाएगा हमारी उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में जो आपका मैकेंटोश समझता है। मतलब हम कंपाइलेशन की प्रोसेस यहाँ पर करेंगे। वैसे ही यहाँ पर अगर आपने सोर्स कोड लिनक्स को दे दिया, तो यहाँ पर भी कंपाइलेशन की प्रोसेस अब हम इस पर्टिकुलर सिस्टम पर करेंगे। तो अब आप समझ पा रहे हैं, अगर ये कंपाइलर मैकेंटोश पे चल रहा है तो कन्वर्जन किसके हिसाब से करेगा? मैकेंटोश के हिसाब से। और ये कंपाइलर अगर सोर्स कोड को लिनक्स पर कन्वर्ट कर रहा है तो कन्वर्जन किस हिसाब से करेगा? लिनक्स के हिसाब से। Is it clear? Is it clear? That is the first solution. That is the first solution. बट आपको नहीं लगता ये वर्स्ट सॉल्यूशन है? क्योंकि अगर आपने सोर्स कोड दे दिया तो फिर तो सब कुछ दे दिया ना उसके हाथ में। सोर्स कोड तो वो है जो आपके प्रोग्राम की लिखी हुई एक एक लाइन है। अगर आपने लॉजिक ही उसको दे दिया तो आपके पास क्या बचा? कुछ नहीं। अब आपको मेंटेनेंस के लिए भी उसको आपकी जरूरत नहीं है, वो किसी और से मेंटेनेंस करवा सकता है क्योंकि उसके पास तो पूरा का पूरा सोर्स कोड है। सो एक आइडिया कि हम सोर्स कोड किसी को दे दें, काम चल जाएगा। बट दिस इज द वर्स्ट आइडिया कि आप किसी को क्या कर दें? सोर्स कोड प्रोवाइड कर दें, ठीक। दूसरा आइडिया ये था कि आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर लें। तो पहले आप विंडोज कर लें, विंडोज को बदल के फिर आप मैकेंटोश कर लें, मैकेंटोश को बदल के आप लिनक्स कर लें, या फिर आप 3 कंप्यूटर सिस्टम अलग अलग खरीद लें। सो ये कुल मिला के जो भी है, ये वो सही रास्ता नहीं है जो हमें ये गाइड कर पाए कि इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा।
सो क्लाइंट को .exe चाहिए, सही बात है बेटा, बट आप .exe दे ही नहीं सकते ना। .exe तो विंडोज पे चलेगी, यहाँ पे चलेगी क्या .exe मैकेंटोश पे? नहीं चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, सोर्स कोड को मशीन पर देना ही पड़ेगा और उसी मशीन पर सोर्स कोड को बदलना पड़ेगा कंपाइलर से, तब जाके तो वो पर्टिकुलर डिलीवरेबल बनेगा जो आपके इस मैकेंटोश पर चलाना है। और वैसे ही ये जो पर्टिकुलर लिनक्स है, इस पर भी आपको सोर्स कोड यहाँ सिस्टम पर लाकर कंपाइल करना होगा, तब जाके वो फाइनल डिलीवरेबल बनेगा जो इस पर्टिकुलर लिनक्स पर चल पाए। समझ पाए? क्लियर है? हाँ बिल्कुल है ना, है। तभी तो जावा इवॉल्व हुई है, इसी के लिए तो जावा को इवॉल्व किया गया। यही तो प्रॉब्लम थी जिसके कारण जावा को इवॉल्व किया गया। हाँ, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जिसके थ्रू आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। आपको कुछ तो ऐसा करना होगा जो नया हो, एंड दैट न्यू थिंकिंग इज प्रोवाइडेड बाय द जावा। ठीक। हाँ बिल्कुल, अगर आपने सोर्स कोड दे दिया तो वो कंपाइल करवाएगा अपने सिस्टम पर, और फिर अगर वो अपने सिस्टम पर कंपाइल करवाएगा तो उसको सोर्स कोड भी मिल गया और उसको आपकी एग्जीक्यूटेबल भी मिल गई। बट अगर आपने सोर्स कोड दे दिया तो सोर्स कोड देने के बाद अब आपके पास बचा ही क्या? आपने सब कुछ तो दे दिया। अब अगर उसको मेंटेनेंस करवाना है तो अगर आपका कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो आपके पास थोड़ी ना आएगा, उसके पास सोर्स कोड है, वो फाइल किसी और को दे देगा, ये लीजिए सोर्स कोड की फाइल, अब वो दूसरी कंपनी मेंटेन कर लेगी। अंडरस्टूड? ओके चलिए। ओके ओके चलिए, अब देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जावा क्या प्रोवाइड करती है, सुने। प्रॉब्लम ये है, ध्यान से समझना बात को। प्रॉब्लम ये है कि आप एग्जीक्यूटेबल दे नहीं सकते क्योंकि वो चलेगा नहीं, और आप सोर्स कोड भी नहीं दे सकते क्योंकि वो रीडेबल होता है। सही बात है। आप सोर्स कोड इसीलिए नहीं देना चाहते ना क्योंकि वो रीडेबल है, वो लॉजिक है, समझ में आ जाता है कि क्या लिखा है। सही है, इजंट इट? है ना, जो मेन रीजंस है। आप एग्जीक्यूटेबल दे नहीं सकते, दे दिया तो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा नहीं, और अगर आपने सोर्स कोड दे दिया तो फिर तो आपने सब कुछ दे दिया। पर आप सोर्स कोड क्यों नहीं देना चाहते? इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि सोर्स कोड ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। अगर वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होता तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज दी जा सकती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल ना हो? क्योंकि अगर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो फिर सामने वाला कर ही क्या लेगा उसका? वो उसका कुछ उसको समझ में नहीं आएगा, मतलब ये क्या लॉजिक है, क्या लिखा है। तो अगर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल चीज नहीं है, हाँ बिल्कुल, अगर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल चीज नहीं है तो हम वो उसे दे सकते हैं। बट दिक्कत यही है कि हम उसे मशीन कोड या बाइनरी फाइल नहीं दे सकते। मशीन कोड एक तरीके की ऑब्जेक्ट कोड ही होता है, बाइनरी फाइल वो EXE होती है जो उसके बाद बनती है। तो कुल मिला के ये है कि उस फेज तक तो हमें जाना ही नहीं है। तो यहाँ पे मशीन कोड, बाइनरी कोड, उससे पहले ही फेस को कुछ निपटाना होगा, यहीं आगे ही कुछ सॉर्ट आउट करना होगा। अब कैसे करेंगे उसे सॉर्ट आउट, देखिए ध्यान से। सो जावा में भी जो आप बनाते हैं दैट इज नथिंग बट द सोर्स कोड ओनली, एंड इस सोर्स कोड को भी जो पढ़ता है दैट इज कंपाइलर ओनली। बट ये कंपाइलर इस सोर्स कोड को पढ़ने के बाद इसका मशीन कोड नहीं बनाता, इसका मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड क्रिएट नहीं करता, बल्कि इसका एक ऐसा कोड क्रिएट करता है जो ना ही मशीन अंडरस्टैंडेबल होता है और ना ही ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से क्या कहा मैंने, ये कहा कि जावा में भी आप जो लिखेंगे उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। इस पर्टिकुलर सोर्स कोड को जो पढ़ेगा वो होगा कंपाइलर। अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो मैंने कंपाइलर से पहले प्री प्रोसेसर को इन्वॉल्व नहीं किया है, इसका मतलब जावा में प्री प्रोसेसर्स नहीं होते हैं। सो सोर्स कोड को पढ़ेगा कंपाइलर, कंपाइलर इसका जनरेट करेगा एक ऐसा कोड जो ना ही मशीन अंडरस्टैंडेबल हो और ना ही ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल हो। समझ पा रहे हैं बात को? सो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा अगर आप बात समझ पाए तो। मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड कौन सा होता है? वो .obj फाइल वाला, मशीन कोड वाला, ठीक है। और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड कौन सा होता है? सोर्स कोड, जो हम लिखते हैं। सो कंपाइलर सोर्स कोड को बदल देगा एक ऐसे कोड में जो ना ही मशीन कोड है और ना ही ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड है, और जावा उस कोड को कहती है बाइट कोड। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइट कोड? बाइट कोड is a intermediate code which is neither understand by the computer non understandable by the humans. So ये मैं कह सकता हूँ साधारण भाषा में कोई इनक्रिप्टेड कोड होता है। साधारण भाषा में क्या हम ये कह सकते हैं, बाइट कोड एक तरीके का इनक्रिप्टेड कोड होता है जो क्योंकि ह्यूमंस के समझ में भी नहीं आ रहा है और मशीन के भी समझ में नहीं आ रहा है।
अगर मशीन के समझ में नहीं आ रहा है तो क्या आप डेड श्योर कह सकते हैं ये बाइनरी कोड नहीं है? हाँ बिल्कुल, अगर ये मशीन के समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब हम डेड श्योर कह सकते हैं कि ये बाइनरी कोड नहीं है। अगर ये बाइनरी होता, अगर ये मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड होता तो मशीन को समझ में आता। उसको नहीं आ रहा है इसका मतलब उसके लेवल का भी नहीं है, और हमें भी समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हम कहते हैं हमारे लेवल का भी नहीं है। सो ये जनरेट करता है एक बाइट कोड। अब ध्यान से समझिएगा बात को। इस बाइट कोड के बाद अगला फेज जो आता है इसे हम कहते हैं JVM। What is the meaning of JVM? JVM stands for Java Virtual Machine। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जितने नाम जावा में है ना, इनका अपना बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, लेकिन इन मीनिंग्स को आप एज अ इनिशियल लेवल पे कभी नहीं समझ सकते। अगर मैं आपसे अभी पूछूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन, तो अगर आपने कॉलेज में कहीं सुन लिया होगा ना वर्चुअल मशीन तो आप मुझे बता दोगे, लेकिन अभी भी इसका जो कंसेप्ट है ना वो आपसे थोड़ा सा हाइड ही रहेगा। व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन, ये थोड़ा सा टाइम दीजिए जावा को। जावा जब जिस तरीके से चीजों को अरेंज करेगी ना, उन चीजों के अरेंजमेंट पे आपको समझ में आएगा ओके दैट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन। हमने तो सिर्फ थ्योरेटिकली सुन लिया था, ये प्रैक्टिकली हम देखने को मिल रहा है, ओके ऐसे एक वर्चुअल मशीन काम करती है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा कि इसे जावा वर्चुअल मशीन ही क्यों कहा गया, इसका नाम ऐसा ही क्यों रखा गया, और इसके क्या क्या काम है। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड? ओके चलिए। सो अब सुनिए, अब अगला फेज जो होता है वो ये होता है कि बाइट कोड को दिया जाता है JVM को, और JVM इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट ही कर देता है। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसकी कोई फाइल बनाता है, बल्कि मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये JVM इस पर्टिकुलर को एग्जीक्यूट ही कर देता है। ठीक, मतलब ये आपके बाइट कोड को ना केवल पढ़ेगा बल्कि पढ़ने के साथ साथ वो उसे एग्जीक्यूट भी कर देगा। अब जरा ध्यान से बात को समझिए। ठीक है, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो क्या ये बाइट कोड मशीन अंडरस्टैंडेबल है? नहीं। इस बाइट कोड को पढ़ कौन रहा है? JVM। अगर इस बाइट कोड को JVM पढ़ रहा है तो JVM भी इसे तभी चला पाएगा ना, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ ये एग्जीक्यूट कर देता है। अब अगर ये एग्जीक्यूट कर देता है तो एग्जीक्यूट करने के लिए इस बाइट कोड को मशीन कोड में बदलने की जरूरत होगी या नहीं होगी? क्योंकि जब तक वो मशीन कोड में ट्रांसलेट नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ट्रांसलेटर हमारे JVM के अंदर भी है जिसे हम कहते हैं इंटरप्रेटर। ठीक है, सो देर इज अ वन कंपाइलर इन जावा एंड वन इंटरप्रेटर इन जावा। ये पूरा मैकेनिज्म जावा का ही है, यहां से लेके तो यहां तक ये जो पूरा मैकेनिज्म आप देख रहे हैं ये जावा का मैकेनिज्म है। और जावा के मैकेनिज्म में एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर किसका पार्ट होता है? इंटरप्रेटर JVM का पार्ट होता है। ठीक, सुनिएगा, अभी कहानी पूरी नहीं हुई, बहुत लंबी कहानी है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा, सुने। सो बाइट कोड को कौन रीड करता है? JVM। JVM के अंदर क्या है? एक इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर बाइट कोड की हर लाइन को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज करता है। ध्यान से समझिएगा, बाइट कोड सॉरी JVM बाइट कोड की हर लाइन को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज करता है, और मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में चेंज करने के बाद उसे ऑन द फ्लाई रन करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन द फ्लाई रन करना? ऑन द फ्लाई रन करने का मतलब होता है कि ये इसे किसी फाइल में सेव करके नहीं रखता। मतलब जो बाइट कोड को JVM ट्रांसलेट कर रहा है, तो ट्रांसलेट करने पर ये जो बाइट कोड की लाइनें हैं ये इसे एक एक करके उठाता है, और उठाने के बाद ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करने के बाद इसे सीधे CPU को प्रोवाइड कर देता है, और CPU इस लाइन को चला देता है। इसके बाद ये दूसरी लाइन को पिक करता है, इसे ट्रांसलेट करता है, इसे भी CPU को दे देता है, और लाइन चल जाती है। तीसरी लाइन को उठाता है, इसे ट्रांसलेट करता है, इसे भी CPU को दे देता है, और ये चल जाता है। दैट इज लाइन बाय लाइन। तो अब मुझे बताएं, अब अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो मुझे बताएं, क्या जावा में कोई एग्जीक्यूटेबल बनता भी है या नहीं बनता? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वो उन लाइनों को सेव ही नहीं कर रहा। वो तो बस इसे आपके ट्रांसलेटर JVM इन लाइनों को उठाता है, पढ़ता है, ट्रांसलेट करता है, CPU को दे देता है, CPU रन करके खत्म कर देता है। फिर दूसरी लाइन उठाता है, ट्रांसलेट करता है, CPU को देता है, CPU रन करके खत्म कर देता है। तो हम कहेंगे जावा में कोई एग्जीक्यूटेबल ही नहीं बनता। जैसे हम C में .exe फाइल बना लेते थे और वो .exe फाइल हम किसी को दे के रन कर सकते थे, जावा में वो कंसेप्ट ही नहीं है कि आप एग्जीक्यूटेबल
फाइल बना सको और उसे फिर कहीं सेव करके रख सको। यहाँ तो ऑन द फ्लाई रन होता है और ऑन द फ्लाई ही JVM बाइट कोड को कन्वर्ट करते जाता है मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में और उसे वहीं के वहीं वो एग्जीक्यूट भी कर देता है। पर क्या आपको नहीं लगता ऐसा करने से थोड़ी सी स्पीड कॉम्प्रोमाइज होती होगी? यस, बिल्कुल, इसलिए जावा थोड़ी सी स्लो है। हम बोलते हैं सी सबसे फास्ट है, सी और सी प्लस प्लस सबसे फास्ट है, इसके बाद जावा है और जावा से भी स्लो है पाइथन। पाइथन जावा से फास्ट नहीं है, पाइथन जावा से भी स्लो है। उसके अंदर और ज्यादा डायनेमिज्म आ गया है कुछ कुछ चीजों को लेके, इसलिए वो और स्लो हो गई है। बट अगर हम कहें तो ये जो अप्रोच है इसने एक ड्रॉबैक डाला है कि ये थोड़ी सी स्लो हो गई है। लेकिन अगर हम देखें तो ये पर्टिकुलर कन्वर्जन के कारण हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक, इतना क्लियर है आपको? तो हम समझें कि इस पर्टिकुलर से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी कैसे रिमूव हो गई और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे हासिल हो गई। अभी तो सिर्फ हमने वर्किंग समझी, पर ये तो समझ ही नहीं आया कि ऐसे कैसे अब प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी खत्म हो गई। ठीक है, इज इट क्लियर? चलें आगे। चलिए अब सुने बात को। जावा ने दरअसल सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए सिर्फ एक कंपाइलर प्रोवाइड किया है और जावा ने हर प्लेटफॉर्म के लिए एक एक JVM प्रोवाइड किया है। फिर से सुनिएगा ध्यान से। जावा ने हर प्लेटफॉर्म के लिए सिर्फ एक कंपाइलर प्रोवाइड किया है और जावा ने हर प्लेटफॉर्म के लिए एक एक JVM प्रोवाइड किया है। अब अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ उबंटू और ये सब मत ले आना, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जावा के हिसाब से 3 प्लेटफॉर्म्स है, एक है लिनक्स प्लेटफॉर्म, एक है विंडोज प्लेटफॉर्म और एक है मैकेंटोश प्लेटफॉर्म। तो जावा ने कितने JVM बनाए हैं? जावा ने 3 JVM बनाए हैं। एक बनाया है विंडोज के लिए, एक बनाया है मैकेंटोश के लिए और एक बनाया है लिनक्स के लिए। ठीक, अब इसके थ्रू प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे हासिल हो गई, तो ध्यान से सुने। हम लोगों के साथ दिक्कत क्या हो रही थी सी प्लस प्लस में? हम सोर्स कोड बनाते थे, कंपाइल करते थे, बन जाती थी EXE। ठीक है, अब मैं पूरी बात नहीं बता रहा हूँ, आपको पूरा डायग्राम में पहले ही समझा चुका हूँ, तो अब आप मान के चलें कि कहाँ से लिंकर आएगा, कहाँ क्या आएगा, मैं सीधे सीधे आपको बात बता रहा हूँ। अब आप सी में बनाते थे सोर्स कोड को कंपाइल करते थे, कंपाइल करने पे बन जाती थी EXE। ये EXE हमारी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चलती नहीं थी, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो हमने बोला ठीक है आप सोर्स कोड दे दीजिए, पर जब आप सोर्स कोड देते थे तो प्रॉब्लम ये हो जाती थी कि ये तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है और ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है तो सामने वाला समझ सकता है कि क्या लिखा है, इसलिए ये भी आइडिया फ्लॉप हो गया। तो जावा ने बोला ठीक है आप क्या करो, आप एक प्रोजेक्ट बनाओ, सोर्स कोड लिखो, सोर्स कोड लिखने के बाद आप इसे कंपाइल करो, कंपाइल करने के बाद अब इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा बाइट कोड। क्या आप ये बात मानते हैं कि बाइट कोड ना तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है और ना ही मशीन अंडरस्टैंडेबल है? सो अगर ये बाइट कोड मैं किसी को दे भी दूं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है कि कोड क्या लिखा है। बिल्कुल। अब आप क्या करो, अब आपको जावा ने सजेस्ट किया, अब आप क्या करो, आपके क्लाइंट से पूछो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। उसने बोला लिनक्स है, तो बोले ओके ठीक है, उसके सिस्टम पे जाओ, उसके सिस्टम पे वो JVM इंस्टॉल कर दो। सुनना ध्यान से, वो JVM इंस्टॉल कर दो जो लिनक्स के लिए बनाया गया है। सो आप गए और आपने बस एक JVM को इंस्टॉल किया, किसके सिस्टम पर? उस पर्टिकुलर क्लाइंट के सिस्टम पर, और वो भी उस हिसाब से जिस हिसाब से उसका सिस्टम था। अब आप एक बात बताएं, अगर आप मेरी बात समझ पाए तो, क्या तीनों JVM एक ही तरीके का इनपुट लेते हैं? JVM का इनपुट क्या होता है? बाइट कोड। तो क्या मैं ये कह सकता हूं तीनों JVM एक ही तरीके का इनपुट लेते हैं, दैट इज द बाइट कोड? यस। क्या तीनों JVM एक सा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं या अलग अलग करते हैं? अलग अलग करते हैं अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर। तो लेते तो सेम इनपुट हैं, पर जब ये इस पर्टिकुलर बाइट कोड को कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करेगा ये JVM लिनक्स के हिसाब से, क्योंकि ये डिजाइन ही किया गया है लिनक्स के हिसाब से। सो लिनक्स के हिसाब से अब ये इसे कन्वर्ट भी करेगा, CPU को देगा भी, ऑन द फ्लाई रन भी होगा और आपकी एप्लीकेशन रन भी हो जाएगी। अब सुनना एक बात को, मुझे बताएं, यही सेम एप्लीकेशन, कोई चेंज नहीं करना, एक और क्लाइंट आ गया विंडोज वाला, उस विंडोज वाले क्लाइंट को भी देना है। क्या आपको नहीं लगता कि मुझे कुछ भी नहीं बदलना है, सिर्फ मुझे एक JVM जाके विंडोज वाले में इंस्टॉल करना है और यही सेम बाइट कोड इसे भी दे देना है, क्योंकि बाइट कोड तो सेम है, JVM उसे रीड भी कर लेगा, रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू सिस्टम आर्किटेक्चर बदल भी देगा, CPU से रन करवा भी लेगा और दोनों जगह पर आउटपुट सेम प्रोड्यूस भी हो जाएगा। अगर मैकेंटोश वालों को भी यही चाहिए है सेम,
तो आपको नहीं लगता इस बाइट कोड में कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ मुझे यही डिलीवर करना है और वहां जाके वो JVM इंस्टॉल कर देना है मैकिन्टोश पीसी पे जो पर्टिकुलर JVM मैकिन्टोश के हिसाब से बनाया गया है। बस बाइट कोड दे दीजिए, JVM अपने आप ही कर लेगा ट्रांसलेट। Isn't it? Isn't it? So देखें, बाइट कोड देने से क्या सामने वाला आपका कोड समझ पाता है? नहीं। तो हमारी सोर्स कोड देने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और JVM के कारण क्या आपको इस चीज के लिए बॉदर करना पड़ता है कि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मतलब आपको प्रोग्राम बनाते टाइम पे ये सोचना होता है कि अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा? नहीं, प्रोग्राम बनाते टाइम को आप इस बारे में कुछ नहीं सोचते हो। प्रोग्राम तो आप नॉर्मली बना देते हो, आप सिर्फ जब डिप्लॉय करने जाते हो प्रोजेक्ट को तब बोलते हो अच्छा आपका लिनक्स है, ठीक है मैं वो JVM इंस्टॉल कर देता हूँ जो लिनक्स बेस्ड है। बाकी आप इस वाले फेज में कोई चेंज करते हो क्या? चाहे किसी भी क्लाइंट के लिए आपको ये काम करना हो, मैकिन्टोश वाले के लिए, लिनक्स वाले के लिए, विंडोज वाले के लिए, ये जो फेज है इस फेज में कोई चेंज होता है? नहीं, डेवलपमेंट फेज कभी नहीं बदलता। एंड दैट इज द प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी occupied by या achieved by the Java with the introduction of the new concept called as JVM। आई बात समझ में? चलिए अब कुछ बुलेट पॉइंट्स को सुनिए, उन बुलेट पॉइंट्स को जरा ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं इंटरव्यू राउंड्स में भी, कहीं आप देख भी सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। मुझे बताएं, जावा का कंपाइलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? क्वेश्चन सुना आपने? मैंने पूछा जावा का कंपाइलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? ओके, कुछ कह रहे हैं डिपेंडेंट, कुछ कह रहे हैं इंडिपेंडेंट। मुझे बताएं, जावा ने आपको कितने कंपाइलर दिए हैं? एक ना? तो यही एक कंपाइलर आपको ऐसा नहीं लगता आप मैकिन्टोश पे भी डेवलपमेंट कर रहे होगे तो यही चलेगा, विंडोज पे भी चला रहे होगे तो भी यही चलेगा, और अगर आप किसी और पे भी चला रहे होगे तो यही चलेगा, है ना? सही है ना? तो कंपाइलर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, बिल्कुल। JVM इज द थिंग जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और कंपाइलर इज द थिंग जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। अब आपसे एक बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहा हूं, अगर समझ में आए तो ठीक, नहीं तो ड्रॉप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप मुझे बस एक बात बताएं, एक लैंग्वेज क्या एक्चुअली उसका कंपाइलर होती है? नो। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं नो। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या एक लैंग्वेज उसका कंपाइलर होती है? मतलब लैंग्वेज ही एक्चुअली कंपाइलर होता है? यस बेटा, एक लैंग्वेज कंपाइलर ही होती है। एक बात बताओ मुझे, सुनो मेरी बात को, सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए और चलाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ी? कंपाइलर की ना? वो सी है जो सोर्स कोड आपने लिखा है, वो एक सी भाषा का कोड है। इस चीज को किसने वेरीफाई किया? कंपाइलर ने ना? हाँ या ना? तो सारे सी के रूल्स किसको पता है? कंपाइलर को ना? यस और नो? सारे सी के रूल्स, यहाँ सेमीकोलन लगाना है, यहाँ डबल कोट लगाना है, यहाँ ऐसे नहीं लिख सकते, रेफरेंस में ये नहीं जा सकता, पॉइंटर में ये नहीं जा सकता, ये सारे किसको पता है? कंपाइलर को ना? तो मैं ये नहीं बोलूंगा कंपाइलर ही वो लैंग्वेज है एक्चुअली। कंपाइलर ही सी जानता है, और सी क्या है? लैंग्वेज। तो कंपाइलर ही एक्चुअली क्या है? लैंग्वेज है। ये बात समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रही है तो छोड़ दीजिएगा। मैंने आपसे कहा था बहुत ऊंचे लेवल की बात है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगता है ये बात समझने के लिए। बट सुनिए बात को, कंपाइलर ही एक्चुअली एक लैंग्वेज होती है, क्योंकि कंपाइलर ही वो रूल्स हैं जो एक लैंग्वेज फॉलो करती है। तो लैंग्वेज के द्वारा फॉलो किए गए रूल्स इक्वल्स टू कंपाइलर के द्वारा फॉलो किए गए रूल्स, इसका मतलब लैंग्वेज इक्वल टू कंपाइलर। अब आप बताएं, यहाँ पर सी का कंपाइलर मुझे हर बार अलग अलग लेना पड़ता था? मतलब अगर विंडोज पे करूँ तो अलग, और लिनक्स पे करूँ तो अलग, और मैकिन्टोश पे करूँ तो अलग, है ना? कंपाइलर ही बदलना पड़ता था। यहाँ मुझे कंपाइलर बदलना है? नहीं। तो मुझे बताएं, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? जावा इज अ लैंग्वेज ना? जावा इज लैंग्वेज, और जावा का कंपाइलर लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, और लैंग्वेज ही मतलब कंपाइलर। तो क्या मैं कह सकता हूँ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? आया समझ में? आया? तो ऐसी ट्विस्टेड कहानी है ना? एकदम ऐसा सीधा सीधा नहीं है ये।
बहुत ट्विस्टेड है। और अभी तो ये JVM की जिस दिन कहानी समझ में आएगी ना, उस दिन और मजा आएगा। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपसे पूछे कि जावा क्या है, तो आप क्या बताएंगे उससे? जावा क्या है? लैंग्वेज, ठीक है। और कुछ? कंपाइलर, ओके। और कुछ? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ओके। मतलब आप अभी कंपाइलर और लैंग्वेज पे ही शिफ्ट हो गए। सुने, क्या है जावा? जावा एक्चुअल में ना केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंपाइलर, ठीक है। सो हम ये कहेंगे जावा ना केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि ये एक प्लेटफॉर्म है, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी है। अपने आप में जावा तीन चीजें हैं। दैट इज नॉट ओनली द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज अ प्लेटफॉर्म ऑल्सो, एंड इट इज अ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। अब ये नहीं पता कि प्लेटफॉर्म जावा कैसे है, और ये भी नहीं पता कि टेक्नोलॉजी जावा कैसे है, बट अभी तो सिर्फ ये मान लें कि ये तीनों चीजें है। ठीक है, आई बात समझ में? आएगा समझ में कि जावा कैसे प्लेटफॉर्म है, जावा कैसे टेक्नोलॉजी है, ये बात भी हम समझेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ सुन लें, ये बात समझने के लिए आपको अभी कम से कम 10 लेक्चर और लगेंगे कि मैं ये प्रूव कर पाऊं कि जावा देखो प्लेटफॉर्म है कि नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, बस मुझे ये बता दे प्लेटफॉर्म मतलब क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कुछ, है ना? प्लेटफॉर्म मतलब आज हमने समझा ऑपरेटिंग जैसा कुछ, तो क्या जावा प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं था, कुछ और ही था। तो नहीं समझ आ रहा है, कंफ्यूज हो गए, ठीक है, छोड़ दीजिए, ड्रॉप करिए। बट वर्ड्स को याद रखिएगा, जावा इज अ प्लेटफॉर्म, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा भी काम करती है, इसलिए इसे प्लेटफॉर्म कहा जाता है। और टेक्नोलॉजी क्यों? तो ये उससे भी थोड़ा बड़ा वर्ड है, इसलिए इसे टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? अंडरस्टूड? क्लियर? चलिए, तो ये हुई हमारी एक बेसिक क्लास जिसमें हमने देखा कि जावा क्यों बनाई गई, कैसे बनाई गई, और हाँ, इसको और देख लें किसने बनाई, ये और सुन लें। चलिए, इसको और 5 मिनट कंटिन्यू करते हैं क्लास को, फिर एंड करेंगे क्लास। जावा बनाई थी एक टीम ने जिसका नाम है ग्रीन टीम। ठीक है, व्हाट इज द नेम? ग्रीन टीम। इस ग्रीन टीम के जो हेड थे, दैट हेड नेम इज जेम्स गॉसलिन। ठीक, सो द head of the team is the James Gosling. Sorry, it's G. जेम्स गॉसलिंग के अंडर टोटल 7 पीपल्स थे, 7 लोग थे ये लोग। इन 7 लोगों ने मिलकर ग्रीन टीम, 7 लोगों की टीम ने मिलकर जावा को बनाया था। कब से शुरू किया था? 1991 में बनाना शुरू किया था। कब बन के तैयार हो गई थी? बन के तैयार हो गई थी 1992 में। और लॉन्च कब हुई थी? तो इसका पहला वर्जन आया था 1996 में। 4 साल क्या किया इन लोगों ने? 4 साल इन लोगों ने लड़ाई की। किस बात पे लड़ाई की? कि जावा का नाम क्या होगा। ठीक है, सो जेम्स गोसलिंग को इनके ऑफिस के सामने एक ओक का ट्री था। ओक एक ट्री का नाम होता है, OAK। ठीक है, इनके जस्ट ऑफिस के सामने एक ओक ट्री था, वो बहुत पसंद था, इसलिए ये अपनी लैंग्वेज का नाम ओक रखना चाहते थे। तो जेम्स गोसलिंग प्लस वो जितने टीम मेंबर्स थे, सब इस चीज के लिए राजी थे कि हाँ, हम हमारी लैंग्वेज बन जाने के बाद इसका नाम रखेंगे ओक। जिस दिन ये लैंग्वेज बन के तैयार हुई 1992 में, उस दिन ये इसे रजिस्टर कराने गए, पेटेंट लेने गए। जब पेटेंट लेने गए तो पता चला ऑलरेडी एक ओक नाम की लैंग्वेज रजिस्टर्ड है। जब इन लोगों ने देखा कि ओक नाम की लैंग्वेज रजिस्टर्ड है, तो कुछ लोग नाम को लेके बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, है ना? ऐसा मिर्जा गालिब भी कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, बाकी बहुत लोग मानते हैं कि नाम में बहुत कुछ रखा है। ठीक है, सो इन्होंने उस टाइम जो फील किया कि इतनी बहुत सारी मेहनत की और हमें वो नाम नहीं मिल रहा है जो हमें एक्चुअली चाहिए था। बहुत डिसअपॉइंट हुए। अब बहुत डिसअपॉइंट हुए तो फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद घूमते घूमते निकले और एक जगह पर स्टे किया। एक जगह पर स्टे किए करने के बाद उन्होंने वहां पर एक टी टाइम पर कॉफी पी। मतलब टाइम टी टाइम ही होता है, टी टाइम ही कहते हैं, कॉफी टाइम बोल दीजिए आप। तो वहां पर उन्होंने जो पिया, दैट इज द ड्रिंक इज कॉफी। वो जो कॉफी उन्होंने पी, वो कॉफी पीने के बाद एक नॉर्मल सा जो हर ह्यूमन के साथ होता है, वो उनके साथ भी हुआ। क्या हुआ? एक रिफ्रेशमेंट आई। सिंपल सी बात है, आप थके हुए हैं, आप टी या कॉफी लेते हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस करते हैं। वो कॉफी पीने के बाद जो इन्हें रिफ्रेशमेंट आई, तो इनके दिमाग में कुछ अलग ही लेवल पे क्लिक हुई। इन्होंने सोचा कि जैसे इस कॉफी को पीकर मुझे रिफ्रेशमेंट फील हुई है, वैसे ही जो लैंग्वेज मैंने बनाई है उसके थ्रू जो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, वो प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व हो जाती है तो IT सेक्टर में भी एक नया रिफ्रेशमेंट आ जाएगा। दैट्स वाई मैं इस पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम रखूंगा इस कॉफी के नाम पर, एंड दैट कॉफी नेम इज जावा। अंडरस्टूड? ऐसी फिल्मी सी स्टोरी है जावा के नाम के पीछे।
तो 1992 से लेके तो 1996 तक इन 7 लोगों में सिर्फ यही बहस चलती रही। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। 7 टीम का नाम क्या था नहीं पता बेटा, मुझे सिर्फ जेम्स गोसलिन पता है, बाकी 7 मेंबर्स और कौन थे उनका नाम नहीं पता मुझे, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा नेट पर। सुनिए, तो 1992 में जेम्स गोसलिन चाहते थे पहले ओक रखा जाए, बाद में चाहते थे जावा रखा जाए, बट फिर बाकी सब लोगों ने रिफ्यूज कर दिया, नहीं इसका नाम जावा नहीं रखेंगे। तो 4 साल बहुत डिबेट होने के बाद फाइनली 1996 में पूरी टीम कन्विंस हुई, सब कन्विंस हुए कि ठीक है चलो छोड़ो जावा नाम रखते हैं, और जावा नाम से रजिस्टर्ड होते हुए फिर 1996 में ये पहली बार मार्केट में लॉन्च हुई विद द वर्जन JDK 1.0। जिस टाइम इसे रिलीज किया गया था दैट इज JDK 1.0। अभी JDK क्या है ये सब हम अगली क्लास में समझेंगे, बट अभी के लिए इतना समझें। बात समझ में आई? सो अगर आपको जनरल नॉलेज के लिए कोई पूछे कि जावा कितनी चीजों का नाम है, तो आप कहेंगे कितनी चीजों का नाम है? 3 चीजों का नाम है। एक जावा कॉफी होती है, एक जावा लैंग्वेज होती है, और एक जावा आइलैंड भी है। मतलब जितना मुझे याद है जावा एक आइलैंड भी है, और इसके अलावा भी चौथा कुछ होता हो तो वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके, अब कोई क्वेश्चंस हो? जेम्स गोसलिन, द नेम इज जेम्स गोसलिन, ठीक। हाँ, कोई और डाउट हो तो पूछ लें, अदरवाइज फिर सेशन को क्लोज करें। थैंक यू वेरी मच दीपक। सभी को मजा आया? ओके चलिए बढ़िया, गुड। ओके, कोई डाउट हो तो मैंने हाउस खोल के रखा है डाउट के लिए, अगर पूछना हो तो पूछें। लेक्चर बस अपलोड हो जाएगा कुछ देर में, थोड़ी देर बाद। ओके ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।